कई इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई न्यू इन्वेस्टर है और उसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में ना पैसा बनाना है, अच्छा रिटर्न चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पैसा अगर बनाना है, कम वक्त में बनाना है, तो आप पहले तो क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये जो कम समय और जल्दी पैसा बनाने का, यही लाइफ में और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा खतरा होता है। लार्ज कैप की भी पोर्टफोलियो में अहमियत है, मिड कैप की भी पोर्टफोलियो में अहमियत है और स्मॉल कैप की भी है। लार्ज कैप क्या करता है आपके पोर्टफोलियो में? कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लेके आता है। जब जैसे कोविड जैसा समय आ गया, 2008 वाला लीमन क्राइसिस आ गया, यूक्रेन वॉर आ गई, ऐसे कई समय आते हैं। तो लार्ज कैप्स क्योंकि स्टेबल कंपनी है, एक लेवल पे पहुंच चुकी हैं, अपनी इंडस्ट्री की लीडर हैं, तो उनमें गिरावट की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस स्टेबल है, कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल रहता है, कम मुश्किल समय के दौर में भी अपने आप को संभाल जाती हैं। तो जो क्लाइंट्स आते हैं या जो निवेशक आते हैं जल्दी पैसा रिटर्न बनाने के चक्कर में, क्योंकि आपको आज नहीं पता कि कल ये कोविड का समय आएगा, कल ये लीमन वाला समय आएगा, कल यूएस में रिसेशन आएगा। तो मिड स्मॉल कैप ऑल्दो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, लेकिन वो गिरावट में भी सबसे आगे रहते हैं। अगर मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उन्होंने बेहतरीन रिटर्न दी है। पिछले 5 सालों में तो लार्ज कैप के प्रति ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है, 24-25% CAGR तो सिप में लोगों ने कमाया है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी कोविड से पहले लगभग 12,000 के लेवल पे था, आज 25,500 की रेंज में चल रहा है। तो उसने 5 साल में अपने आप को डबल किया है, तो 13-14% की रिटर्न है, जबकि मिड स्मॉल कैप कंपनीज ने ज्यादा रिटर्न दी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गिरावट का समय है, जब रिसेशन का समय है, उस समय मिड स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा गिरती हैं। स्मॉल कैप में क्या होता है, आपके इंडस्ट्री में हेडविंड्स मिल जाते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। टिपिकली आपका जो बैंक से आप बोरो करते हैं, आपको महंगे रेट पे मिलता है, आपकी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं हो रही होती, आपने फैक्ट्रियां लगा ली होती हैं, आपने एक्सपेंशन कर लिया होता, उस हिसाब से ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो स्मॉल कैप कंपनीज ऑल्दो बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं तेजी के समय में, बुल मार्केट के समय में, लेकिन अगर कहीं रिसेशन या कहीं प्रॉब्लम है किसी कंपनी में, आपकी अगर मैनेजमेंट की देखें, मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखा जाता है कि मैनेजमेंट किस पेडिग्री की है, मैनेजमेंट ने कैसे अपने आप को उस समय में संभाला है, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो वो सब अगर हम चीज़ें देखें तो स्मॉल कैप में अगर कोई निवेशक आना चाहता है, चाहे इंडिविजुअली स्टॉक बाय कर रहा है, उसको ये सब पैरामीटर्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। खतरों से बचना होता है। रिटर्न और थ्रिल हमेशा दिक्कत देती है। देखिए, ये एक गाड़ी की तरह है जो बहुत फास्ट अगर आप चलाएंगे, शुरू में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर क्रैश हुआ तो आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो ये जो स्मॉल समय में इंस्टेंट रिटर्न का है, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस चीज में, इस थॉट प्रोसेस में घुसिए ना, क्योंकि मोर और लेस कभी ना कभी आप मुंह के बल गिरेंगे और फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकरल अगर मैं इस साल की बात करूं, देखिए आपने हिस्ट्री को भी दोहराया, 2008 की बात करी, कोविड का वो दौर था जो वाकई बहुत डेंजरस रहा, कितना ज्यादा डिप हमने मार्केट में देखा था। उसके बाद जो कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन बनी, बहुत सारी चीजें अक्सर हमने देखी हैं कि जब मार्केट डिप गया है तो उसके बाद वो उभरा भी है। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल कहीं ना कहीं मिड और स्मॉल कैप में जिन्होंने पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न भी उन्होंने पाया है, और इस साल बेहतर तरीके से भी हमने इसे आगे बढ़ता हुआ देखा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये साल, क्योंकि अब लगभग खत्म होने वाला ये साल, 2026 आ जाएगा, फिर अलग से प्लानिंग होगी, अलग से थॉट प्रोसेस होंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि तो क्या जो ये इस साल रहेगा वो आने वाले साल में भी ऐसा चलेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर हम मार्च के लोज से देखें, जब निफ्टी ने 22,000 का लेवल तोड़ा था, वहां से एक अच्छा जंप आया। निफ्टी अभी पिछले हफ्ते तक लगभग 26,000 के लेवल पे भी टच किया। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिड स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी आई, लेकिन अगर आप गौर करेंगे कौन से सेक्टर्स में तेजी आई, कौन सी मार्केट कैप में तेजी आई, जो कंपनियां एक
ऐसे सेक्टर में थी जिसमें तेजी थी, जिस कंपनी ने उस दौर में, जिस मुश्किल समय के दौर में अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, कहीं ना कहीं मार्केट लीडरशिप की तरह मूव कर रहा है, या कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इनोवेशन रही है। तो जो पुराने जमाने के विनर्स हैं, जरूरी नहीं है अगले दौर में वो विनर्स रहेंगे। तो आप जब मिड स्मॉल कैप कंपनीज देखते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में आप प्ले करना चाहते हैं, कौन सा उभरता हुआ सेक्टर होगा। लास्ट 6 महीने की बात करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल से हमेशा रिलेट होता है, अप्रैल में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, तो उस दौर से आपकी डिफेंस कंपनीज में बहुत अच्छी तेजी आई, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ हुआ कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, आपका ईरान इजराइल भी हुआ, यूक्रेन रशिया तो 3-4 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं थाईलैंड और कंबोडिया के भी बीच में कुछ मुश्किलें आई थी। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करेंगी। तो जब आप किसी स्मॉल कैप मिड कैप के सेक्टर को पकड़ते हैं, आपको देखना है सबसे पहले उस इंडस्ट्री का क्या हेडविंड है या टेलविंड है, कि अगर उस इंडस्ट्री में टेलविंड है तो उसमें जरूर निवेश करिए। उस कंपनी, उस सेक्टर में फिर हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रखता है, उस सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करिए कौन सी कंपनी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है, कोई कंपनी जिसको ग्लोबली ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कोई कंपनी किसी नई कैटेगरी में घुस रही है, या कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है उस कैटेगरी में। एंड उसके बेसिस पे अगर आप सही समय पे एंटर करेंगे, सही कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे, तब आपकी इवन स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न ज्यादा आ सकती है। अदरवाइज अगर इन्हीं डिफेंस कंपनीज की कैटेगरी देख लें, इन सेक्टर्स ने 5-5, 10-10 गुना रिटर्न दिए। अगर मैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, इन सब ने लास्ट ईयर तक 4-4, 5-5, 10-10 गुना रिटर्न दिए। लेकिन ये वॉर अगर नहीं होती तो ये अपने पीक से सारी कंपनियां 30 से 50% करेक्ट कर गई थी। तो हमारे जो निवेशक हैं, क्या उस साइकिल के पीक में आए हैं, किसी को देख के आए हैं, या अर्ली अपनी रिसर्च करके आए हैं? तो मिड स्मॉल कैप में एक की इंग्रेडिएंट होता है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। या तो अगर आप खुद स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेक्टर ढूंढिए, सेक्टर के बाद कंपनीज ढूंढिए। आजकल बड़े सारे टूल्स हैं, आप एक किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। या अगर आप ये सब करने में कतराते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक फंड मैनेजर, जो मिड स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स हैं, जिनका 5-10 साल का पेडिग्री रहा है, जिन्होंने साइकिल देखी है, उनके सहारे आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक 5-7 साल का साइकिल ले रहे हैं। क्योंकि मिड स्मॉल कैप एक 2 से 3 साल के होराइजन में अगर कोई क्रैश आ गया, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सबसे ज़्यादा गिरेंगे। एंड फिर आप कहेंगे कि इंस्टेंट रिटर्न बनाने गए थे, यहाँ तो हम अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय कर गए। तो दैट इज़ अ वेरी की इंग्रेडिएंट कि हमें कहीं ना कहीं कैपिटल को भी बचा के चलना है, देख के चलना है। देखिए, इक्विटी है, कैपिटल पे रिस्क रहेगा, लेकिन अगर क्रैश आएगा तो लार्ज कैप 20 गिरेगा, 30 गिरेगा, लेकिन मिड स्मॉल कैप में क्षमता है कि 50, 60, 70% भी गिर जाते हैं। अगर ये रिसर्च नहीं हो, कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट में गड़बड़ हो कहीं, तो ये सब चीज़ों से बच के रहने वाला बहुत आपको बच के रहना पड़ेगा इन सब। बिल्कुल, आपने ये तो कहा कि बच के रहना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि हर कोई ये एडवाइस भी करता है। लेकिन अगर मैं मिड और स्मॉल की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि जब ये वॉर की सिचुएशन आई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर जो है काफ़ी बूम इसमें देखने को मिला था। जब भी अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल या मिड में पैसा लगाने की सोचता है, क्योंकि स्मॉल को कहीं ना कहीं रिटर्न का बादशाह कहा जाता है कि कम वक्त में बड़ा पैसा बनाकर बड़ा रिटर्न वो देता है। कहीं ना कहीं जब बुल मार्केट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल की तरफ ही भागते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी की जो वॉलेटाइल सिचुएशन बनती है उसमें कहीं ना कहीं मंदी के दौर में भी झटका लगता है, जैसे कि आप भी एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो किस और जाना सही रहेगा, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? इन्फ्लेशन को बीट करना है या पोर्टफोलियो बनाना है? देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। पोर्टफोलियो जो है मल्टीपल चीज़ों से बनता है। पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो उसमें इक्विटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, आपका डेट का भी इम्पोर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, एंड रियल एस्टेट का भी है। आप उसके बीच में बैलेंस कैसे करें, एक वो पहला सवाल आ जाता है।
फिर अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी में कितना लार्ज कैप होना चाहिए, कितना मिड कैप होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप होना चाहिए, ये अगला सवाल आता है कि एट अ अंडरलाइंग मार्केट कैप लेवल, क्योंकि आप जो मिड एंड स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है कुछ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेंगे, कुछ स्टॉक्स के थ्रू लेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ऑफ बैलेंसिंग एक्ट को बोला जाता है एसेट एलोकेशन। अभी हाल फिलहाल गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छी रिटर्न आई, लेकिन अगर मैं आपको 15 साल की बात करूं रिटर्न, गोल्ड हैज बीन द बेस्ट एसेट क्लास इन 5 years आउट ऑफ द लास्ट 15 years। किसी साल इक्विटीज ने अच्छी रिटर्न दी है, किसी साल यूएस इक्विटीज ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो आप अगर एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको एक एसेट एलोकेशन रखनी ज़रूरी है। अब सपोजिंग आपने एक एसेट एलोकेशन बना लिया, आज आप एक मार्केट कंडीशंस को देख के आपने एसेट एलोकेशन बनाई, अब उसमें आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी चाहिए, आपको थोड़ी ट्वीकिंग करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं टैक्टिकल प्ले ले लिया कि इस समय अगर मार्केट लग रहा है कि सस्ती है तो हम लार्ज कैप्स में, हमें अगर लग रहा है जैसे FIIs अभी बेच रहे हैं, कल को FIIs आएंगे, पिछले देखिए 15 महीने से लगभग मार्केट नहीं चली है, उसी रेंज में चल रही है 26,000 से लेकर DIIs तो काफी DIIs बाय कर रहे हैं। तो कल को FIIs अगर आते हैं तो सबसे पहले उनका टिपिकल बाइंग होती है लार्ज कैप्स में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले लेना चाह रहे हैं तो लार्ज कैप होगा, लेकिन अगर आप 3-5 साल का व्यू ले रहे हैं, इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी, एंड इसी पे आपका सवाल आ जाता है जैसे इन्फ्लेशन बीट करनी है। मेरा तो सिंपल लॉजिक होता है, देखिए अगर जीडीपी आपकी 6-6.5% पे ग्रो कर रही है, आपकी इन्फ्लेशन लगभग 4% पे है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 10-11% में आएगा। तो लार्ज कैप्स जो होंगे वो आप टिपिकली ऐसे ही लार्ज कंपनीज ढूंढना चाहेंगे जो आपके जीडीपी और नॉमिनल इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके 3-4% का अल्फा करें, तो 12-14%। उसी दौरान में आप वो कंपनियां ढूंढना चाह रहे हैं जो मिड कंपनीज हैं, कल को फ्यूचर में लार्ज कैप्स बनेंगे, क्योंकि जो मिड कंपनीज हैं फ्यूचर की लार्ज कैप बन के आती हैं, उभर के आती हैं, कहीं ना कहीं वो मार्केट लीडरशिप लेती हैं, प्राइसिंग अच्छा कमांड करती हैं, ब्रांड बन चुका होता है, कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल होते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, जो एक अच्छी कंपनी, लार्ज कंपनी का इंग्रेडिएंट है। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप मिड कंपनीज में थोड़ी और एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और आप रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा डीपर डाउन जा रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में 17-18%, 20% भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको 17-18 लॉजिक के बेसिस पे बोला, लेकिन स्मॉल कैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके 50-50, 100-100 गुना हो जाते हैं। एक जैसे निवेशकों के लिए शेयर करूँगा, एक कंपनी है SRF लिमिटेड। अच्छा। ये श्रीराम फाइबर्स करके है। वो कंपनी आज से ज़्यादा नहीं 12 साल पहले 900 करोड़ की कंपनी थी। आप समझ लीजिए तो स्मॉल कैप कभी बिल्कुल टेल में कहीं आती, आज वो 90,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। 12 साल लगे कंपनी को 100 गुना रिटर्न देने में, लेकिन क्या था, कहीं ना कहीं कंपनी एक लीडरशिप पे आ रही थी, मैनेजमेंट क्लीन थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अच्छे थे, आपके ऑडिटर्स बिग 4 थे। तो ये सब जो पैकेज था, कहीं ना कहीं ब्रांड बन गया था, नीश प्रोडक्ट में अपने आप को उन्होंने पोजीशन किया हुआ था। तो जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल्स इन सबको सप्लाई करती थी, बट कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने आप को एक इस्टेब्लिश किया एज अ लीडर। तो ऐसा भी होता है, लेकिन उसी दौरान कई मिड स्मॉल कंपनीज थी जो उस ज़माने की ब्लू आइड कंपनीज होती थी, वो कहीं ना कहीं गिरावट आ गई, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रही। अगर हम एग्जांपल दें जैसे ADAG ग्रुप, उस ज़माने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, आज कंपनी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत होता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं 50-100 गुना के लिए, तो आपको एक माइक्रो मैनेज में भी करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कंपनी की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के कांस्टेंट रिटर्न्स को ट्रैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉल के बाद आती है, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट यूजेज कहीं ना कहीं कमोडिटाइज तो नहीं है, कहीं वो प्राइसिंग कमांड कर रहा है, अपना ब्रांड बना रहा है। तो वो सब चीज़ें बहुत रहती हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट आंसर मेरा हमेशा रहा है, आप पोर्टफोलियो को एक पैकेज करिए, एक एसेट एलोकेशन की तरह उसको एक मल्टी प्रोडक्ट मल्टी एसेट अप्रोच बना के रखिए। उसमें क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में प्रिडिक्टेबिलिटी भी होगी, और आप ये ग्लोबल फ्लक्चुएशन, ट्रेड वॉर्स, लीमन क्राइसिस, इन सब से बेटर मैनेज कर पाएंगे। एक इसी को पॉइंट ऐड करते हुए, लोग डेट की अहमियत को
बहुत कम देते हैं क्योंकि हमेशा हाँ। इक्विटी थ्रिल देता है। यस मैं कहता हूँ क्या डेट का आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव 6-7% कमाने का है? मेरा आंसर होता है कि 6-7 इज जस्ट अ क्वेश्चन। कल को अगर मार्केट गिरती है वही आपका ड्राई पाउडर एम्यूनेशन बन जाता है इक्विटी बनाने के लिए। अगर किसी क्लाइंट के पास है ही 100 रुपए और वो सारा इक्विटी में लगाए बैठा है, मार्केट गिरी वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मार्केट के फंडामेंटल्स को समझ रहा है, प्राइस टू अर्निंग देख रहा है, प्राइस टू बुक देख रहा है, मार्केट कैप टू जीडीपी देख रहा है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके चल रहा है। तो जब वो गिरावट होती है वही क्लाइंट एक अल्फा जेनरेट करके आता है जो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए एक कुशन बनाए बैठा था, कहीं ना कहीं डेट लिए बैठा था, चाहे वो एफडी करे, डेट म्यूचुअल फंड्स करे, बॉन्ड्स करे, स्ट्रक्चर्ड नोट करे, बट एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो उसको उस समय में हेल्प करता है जब मार्केट में बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल जैसे वॉरेन बुफे स्टाइल हो गया, बिल्कुल be greedy when others are fearful. So that is the time he tries to be greedy, and that's how people manage their portfolio.